हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSSB ट्यूब पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, नोट्स मान लीजिए, पॉइंट्स मान लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन नोट्स जरूर कर लीजिए। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये पॉइंट्स मैंने सॉर्ट आउट किए और उनके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है। और आपके जो कमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पर भी मैंने इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन ऐड अप की है। तो आज हम बात करेंगे सीटेट जो आपका 2019 में होने वाला है, सभी को पता है, उसके बारे में बात करेंगे। ईवीएस का पोर्शन पूरा कवर करेंगे उसी में, और ऑलमोस्ट हो चुका है। तो बहुत कम चीजें बची हैं, उन चीजों को अभी कवर अप करते हुए चल रहे हैं। दोनों चैनल हमारे बैक टू स्कूल और DSSB ट्यूब दोनों पर ईवीएस चलती है, दोनों को सब्सक्राइब करना है। जिन्हें नहीं पता कि ये हमारा सेकंड चैनल है DSSB ट्यूब, वो नीचे देखो, अभी तक सब्सक्राइब का बटन रेड होगा, उसे जल्दी से ग्रे कलर में चेंज कर दो, टच कर दो उसे। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर आज की अपनी डिस्कशन को। उम्मीद करता हूं सभी लाइव आ गए होंगे और आवाज भी ठीक होगी मेरी। तो शुरू करते हैं। सनलाइट जो है हमारी, मतलब सूर्य की किरणें जो है, देखो ये इंग्लिश में है आपके लिए, ये हिंदी में है आपके लिए। कोशिश की है कि दोनों के लिए जो है बेनिफिशियल हो सके क्लास, हिंदी वालों के लिए भी, इंग्लिश वालों के लिए भी। तो जो सनलाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट लेती है धरती तक पहुंचने के लिए। अब आप सभी को पता है, देखो जो लाइट ईयर होता है, मतलब प्रकाश वर्ष जो होता है, ये बहुत पहले पूछा गया था कि ये किस चीज की इकाई है, मतलब किस चीज की यूनिट है। तो काफी लोगों ने क्या बताया था, लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष को समझ के उन्होंने क्या बताया था कि ये एक समय की यूनिट है। ठीक है, मतलब टाइम का उन्होंने बोल दिया था उसके लिए। तो टाइम के लिए नहीं है, ये डिस्टेंस के लिए है। ठीक है, लाइट ईयर जो होता है वो एक डिस्टेंस की क्वांटिटी है, डिस्टेंस की यूनिट है, जो किसके लिए यूज करते हैं हम, जो बहुत दूर दूर ग्रह होते हैं उनको उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सूर्य की जो किरणें हैं उन्हें धरती तक पहुंचने में, मतलब सूर्य से लेकर धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और जो बड़े बड़े ग्रह हैं उनके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लाइट ईयर का जो है इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट। अब जो दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ सिचुएटेड है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया जगह है जहां दुनिया का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा का संयंत्र है, जहां ऊर्जा उत्पादित की जाती है सूर्य की किरणों को यूज करके, वो वहां स्थापित है। तो सूर्य की ऊर्जा ये क्या है, ये एक हमारा नवीकरणीय संसाधन मान लो आप। ठीक है, या फिर ये मान लो कि ये इसकी कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसे मान सकते हो, या फिर इसे आप बोल सकते हो टॉपेस्ट, मतलब सर्वश्रेष्ठ जो स्रोत होता है हमारी ऊर्जा का, वो आप मान सकते हो। तो ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं वो आपको डिफाइन कर देता हूं कि देखिए, यहां मैंने आगे नीचे भी नोट डाउन किया था कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, मतलब जीवाश्म ईंधन जो होते हैं, उन्हें हम लोग यूज करते हैं। देखो दो कैटेगरी में हमने चीजों को डिवाइड किया, एक हमने किया परंपरागत में, एक हमने किया गैर परंपरागत में। तो जो परंपरागत में हमने यूज की चीजें वो क्या की, फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन को हमने परंपरागत में रख लिया, मतलब अपना ट्रेडिशनल जो मेथड होता है अपना एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, उसमें। और दूसरा कौन सा है, दूसरा है गैर परंपरागत, जिसमें हमने सौर ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, जल ऊर्जा को, इन सबको हमने इंक्लूड किया। तो अब होना क्या चाहिए, हमारी परंपरा ये होनी चाहिए थी कि नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो हमें क्या रखने चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए उन्हें। मतलब कि जो जैसे सौर ऊर्जा है, तो हमें ज्यादातर काम अपने सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से करने चाहिए थे, और जो बाकी थोड़े बहुत काम बच गए हैं वो वैकल्पिक जो ईंधन होता है वो हमें पेट्रोलियम बनाना चाहिए था। लेकिन हमने उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया हमने, मेन मतलब प्राथमिकता किसे दे दी, पेट्रोलियम को दे दी, जीवाश्म ईंधन को दे दी, और वैकल्पिक किसे बना दिया, वैकल्पिक बना दिया मतलब ऑप्शनल फ्यूल किसे बना दिया, हमने बना दिया सोलर एनर्जी को, या फिर विंड एनर्जी को, या फिर वाटर एनर्जी को, या हाइड्रो पावर को आप बोल सकते हो। तो उसे हमने वैकल्पिक बना दिया, मतलब दूसरा ईंधन बना दिया, मतलब उसे प्राथमिकता नहीं दी हमने। तो ये क्या है, ये इसके बारे में बताया मैंने। नेक्स्ट है कि सोलर रेडिएशन मोस्ट यूज टू इवेपोरेट, मतलब कि जो सौर ऊर्जा होती है या सौर विकिरण होता है, यहां लिखा हुआ मैंने, सौर विकिरण को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसमें किया जाता है, इवेपोरेशन में।
मतलब ये अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो सूर्य की गर्मी होती है उसे आप सबसे ज्यादा किस चीज में इस्तेमाल होते हुए देखते हो, तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सही आंसर क्या होगा कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है जल चक्र की, उसमें सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि मानव द्वारा जो कोई एक्टिविटी होती है वो बताओ, नॉर्मली था कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस में होता है, तो वो वाष्पीकरण में होता है। क्यों? क्योंकि जलराशि बहुत बड़ी है, आपको खुद को पता है कि समुद्र बहुत बड़े हैं और इतने बड़े एरिया में, मतलब 70% क्या है, धरती पर पानी है, उस 70% एरिया पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं, लगातार वो पानी वाष्पीकृत होता है, लगातार आगे बढ़ता है, बादल बनते हैं, बरस जाता है, तो सबसे ज्यादा इसी में यूज होता है। बाकी ठीक है, आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, जो हरे पौधे उनका खाना बनाने में इस्तेमाल होती है, तो वो सेकेंडरी है। मतलब प्राथमिकता किसकी है? प्राथमिकता है जल चक्र में वाष्पीकरण की, उसके बाद जो दूसरा काम बचता है वो फोटोसिंथेसिस हो जाता है, वो अलग बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज कैरीज हीट एनर्जी बाय सन। मतलब जो इंफ्रारेड रेज होती है, इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं, उनमें ऊष्मा होती है सूर्य की। जैसे आपने बोला कि सूर्य की जो किरणें होती हैं उनमें क्या होती है? ऊष्मा होती है, हीट एनर्जी होती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लेकिन अब वो कौन सी टाइप की किरणें होती हैं? तो वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। अभी शायद 1 या 2 दिन पहले के सेशन में मुझसे किसी ने पूछा था कि सर ग्रीन हाउस गैसेज जो है ग्लोबल वार्मिंग का रीजन है या इंफ्रारेड रेज ग्लोबल वार्मिंग का रीजन है? तो ये दो अलग अलग बातें हैं जिनको मिक्स करके अभी देखेंगे। देखो, जो इंफ्रारेड रेज होती है उसमें ऊष्मा है, उसमें हीट है, लेकिन उस हीट को यूज कौन करता है? उस हीट को यूज करता है या ट्रैप करता है ग्रीन हाउस गैस। मतलब जो आपकी हरित गृह गैसेस होती हैं, वो उनकी मैंने लिस्ट अभी यहां आगे आपको देखने को मिलेगी। तो वो सभी गैसेस जो होती हैं उनका एक ही काम होता है। क्या काम होता है? कि जितनी भी ऊष्मा आए जो इंफ्रारेड रेडिएशन से या जो इंफ्रारेड किरणें होती हैं सूर्य की, उनसे जितनी भी एनर्जी मिले वो सारी सोख लो, उन्हें एब्जॉर्ब कर लो, और उसके बाद क्या होगा? आपके वायुमंडल में वो अवशोषित हो चुकी है, ऊर्जा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो ये आपके टेम्परेचर को और इंक्रीज करेगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए कि बायोडीजल जो होता है वो वेजिटेबल ऑयल से बनता है। बिल्कुल सही बात है। जो बायोडीजल होता है, कहां गया ये? बायोडीजल जो होता है वो वनस्पति तेल से बनता है। अब वनस्पति तेल कौन से? तो याद कीजिए, मैंने आपके लिए एक सेशन रखा था, लाइव सेशन, उसी में मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि 2 ऐसे पेड़ के नाम बताओ जो बायोडीजल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, या उनका जो तेल है वो ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको सर्च करना है और देखना है कि वो 2 पेड़ के नाम मैंने कौन से बताए थे, और अगर आपको याद है तो अभी नीचे कमेंट कीजिए। बाकी मैं अभी बाद में देख लूंगा आप में से कितने लोगों ने कमेंट किया, उससे पता ये लगेगा कि कितने लोगों ने नोट्स बनाए थे और कितने लोग उन नोट्स के रिवीजन कर रहे हैं। और काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने क्लास देखी, नोट डाउन किया, रजिस्टर पैक किया और साइड में रख दिया, अब कल लाइव के टाइम पे वापस से ओपन हो जाएगा नोट डाउन करने के लिए। तो इसे काम में कब लाओगे? मैं बताऊं काम में कब लाओगे? जब सीटेट का पेपर आने वाला होगा, 7 जुलाई को पेपर होगा, या तो 30 जून को याद आएगा आपको वो रजिस्टर याद करने के लिए, या फिर 1 जुलाई को याद आएगा। तो ऐसा नहीं करना है, रेगुलर आपको क्या करना है? रिवाइज करते हुए चलना है, तब चीजें हो पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए बायोडीजल। ठीक है, और देखूंगा मैं कि आपने 2 कौन से पेड़ों के नाम बताए। तो बायोडीजल किससे बनता है? वेजिटेबल ऑयल से या फिर वनस्पति तेल से बनता है। उसके बाद है ओनली 60% रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग यूज करते हैं। मतलब सिर्फ 16% हम नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जितना भी बचा 84% वो हम अनवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है? कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा होती है या जो नॉन रिन्यूएबल हमारी एनर्जी होती है वो पोल्यूशन करती है, ठीक है, और जो रिन्यूएबल होती है वो पोल्यूशन नहीं करती है। तो ये फर्क है दोनों में। और सबसे बड़ी बात कि जो आप फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हो वही ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन करते हैं। यही आपका नेक्स्ट पॉइंट है। फॉसिल्स प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, मतलब जो आपके जीवाश्म है, जैसे कोयला आपका हो गया, पेट्रोलियम आपका हो गया, ये चीजें क्या है?
ये आपकी जीवाश्म ईंधन में काउंट की जाती हैं और काफी बड़ी मात्रा में ये क्या करती हैं, ये उत्सर्जित करती हैं आपकी ग्रीन हाउस गैसेस को। अब आप पूछोगे कि सर ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन सी हैं? हर बार बोल देते हो कि कुल मिला के 6 होती हैं, 7 होती हैं, 8 होती हैं, 5 होती हैं, लेकिन बताते कभी होने की उन लिस्ट में कौन कौन सी गैसेस को रखते हैं। तो ठीक है, आज उस लिस्ट को देख लेते हैं। सबसे पहला जो नंबर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है और कुछ एक कंडीशन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वो क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद है मीथेन। मीथेन मतलब CH4, ये भी एक हरित गृह गैस है, मतलब ग्रीन हाउस गैस है, जो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है और आपके वायुमंडल में तापमान को बढ़ाती है, जिसे आप वैश्विक तापकरण बोलते हो। आगे है H2O। H2O का मतलब पानी, लेकिन मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो आपके जल वाष्प होती है, मतलब वाटर वेपर होते हैं, उसकी। इन सभी गैसेस में से अगर परसेंटेज वाइज मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा ये जल वाष्प जो होती है, मतलब H2O जो है, वो सबसे ज्यादा कैपेसिटी रखता है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, लेकिन मात्रा जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज्यादा होती है। तो इस वजह से जो रोल है, जो भूमिका है, वो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्ले करता है, लेकिन कैपेसिटी सबसे ज्यादा, मतलब योग्यता सबसे ज्यादा H2O में, मतलब जल वाष्प में होती है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2, ये भी जो है एक ग्रीन हाउस गैस है। और उसके बाद है HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। जैसे आप लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC, वो किस काम आता है, वो काम बिगाड़ता है हमारे ओजोन लेयर में। ठीक है, मतलब काम नहीं आते, ये काम बिगाड़ते हैं, ओजोन लेयर को खराब करता है, उसे क्षति पहुंचाता है, उसका क्षरण करता है। ठीक है, डिप्लीशन जो हम ओजोन लेयर की बोलते हैं, उसका रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC। उसी तरीके से दूसरा है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसका नाम है HFC। ये क्या करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, ग्रीन हाउस गैस में, और वो किस में चला गया, ओजोन लेयर में। उसके बाद है PFC परफ्लोरोकार्बन, तो ये भी इसी टाइप की ही एक गैस है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6, ये कुल मिलाकर 6 गैसेस ऐसी हो गई आपकी, जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट में हम लोग काउंट करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में भी यही गैसेस थी, एक आधी गैस उन्होंने और रखी होगी, जो इनमें से किसी को एक को रिप्लेस करके रखी होगी। तो इस टाइप से आप कुल मिलाकर जो है मान सकते हो कि ये ग्रीन हाउस गैसेस की लिस्ट है। एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। आर्कटिक जो है, आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक ध्रुव जो है, आर्कटिक क्षेत्र जो है, वो पिघल जाएगा 2040 तक। ये भविष्यवाणी है, और ये बाबा ने नहीं की है, ये साइंटिस्ट ने की है। तो 2040 तक आर्कटिक पूरा पिघल चुका होगा। गर्मियों के समय में आपको एक भी ग्लेशियर वहां नहीं मिलेगा, और जो शिप होंगे, पानी के जहाज होंगे, वो पूरा आर्कटिक सर्कल क्रॉस कर पाएंगे। ये जो है भविष्यवाणी है, ये फोरकास्ट मान लो आप, या प्रेडिक्शन बोल लो आप। तो ये बताया गया है अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जहां तक मैं आपको याद है मुझे कि मैंने आपको बताया भी होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए था, और सबसे पहला वो देश जिसने बैकआउट किया, मतलब जिसने मना कर दिया कि भाई देखो, मैं तो मानने से रहा ग्लोबल वार्मिंग को, ना मैं इसमें कोई सहयोग दूंगा, अब आप जानो और बाकी दुनिया जाने, अगर आप कोशिश करने वाले हो तो कर लो, मैं आपके साथ नहीं हूं। तो ये लंदन था। लंदन ने पहली बार बैकआउट किया कि मैं क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करने वाला हूं। अच्छा, अब एक और चीज, एक और क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा था, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कौन सा देश करता है? तो सबसे ज्यादा उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैसेस का चाइना करता है, चीन करता है। अच्छा, अब डिफरेंशिएट कर देता हूं थोड़ा सा कि जो ओजोन लेयर का कंसर्न था वो क्या था, और जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या है। देखो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे ये साइड आपकी ओजोन की है, ये साइड आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस की है। तो ओजोन क्या है, ओजोन हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो हमारा टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करेंगी अगर कम मात्रा में होंगी तो।
उसके बाद जो ओजोन लेयर है उसे कौन खराब करता है? सीएफसी खराब करता है और क्लोरीन खराब करता है। ग्रीन हाउस गैसेस को कौन बढ़ाता है? ये 6 गैसेस बढ़ाती हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब जो ये ओजोन लेयर है इससे जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल कौन सा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस थी इससे जुड़ा हुआ कौन सा था? क्योटो प्रोटोकॉल था। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं जिन्हें कभी मिक्स मत किया करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अभी नीचे लाइक का बटन है उसे टच करो, लाइक करो इस क्लास को और शेयर करो जब ये ओवर हो जाएगी, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा जो आपके फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और आपका स्टडी सर्कल थोड़ा सा बड़ा हो पाए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कल सेम चैनल सेम टाइम और आज रात को 9 बजे बैक टू स्कूल पर। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिए।